हेलो एंड वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस। और आज के PYQ2 MCQ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से नए MCQs तैयार करते हैं जिसके 2025 प्रीलिम्स में पूछे जाने की प्रायिकता होती है। इससे पहले हम लोग न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं और हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है पेज नंबर 1 से, इलेक्शन कमीशन जो टू रिमूव ऑल डुप्लीकेट वोटर्स आईडी नंबर। तो डुप्लीकेट वोटर आईडी नंबर का जो कंप्लेंट हुआ था उसको हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने नया सिस्टम शुरू किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके विषय में। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता पहचान संख्या EPIC जो है, चाहे जो भी हो, कोई भी मतदाता केवल अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर ही मतदान कर सकता है। ERONET ये एक सिस्टम है, प्रणाली है। से पहले की मैनुअल डेटा प्रविष्टि पद्धति के कारण कुछ राज्यों में मतदाताओं को समान EPIC संख्या आवंटित की गई थी। इलेक्शन कमीशन जो है आश्वासन दिया है कि सभी डुप्लीकेट EPIC नंबर को ठीक किया जाएगा और प्रत्येक मतदाता को एक अद्वितीय संख्या दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग ने कहा है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने और डुप्लीकेशन रोकने के लिए ERONET 2.0 प्रणाली लागू की जाएगी। तो चलिए हम लोग समझते हैं ERONET 2.0 क्या है। तो ये जो है सिस्टम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लाया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मतदाता पंजीकरण को सक्षम बनाती है और चुनावी रोल प्रबंधन करती है। इससे जो है सूची प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और सटीकता में वृद्धि होती है इस सिस्टम के माध्यम से। तो ईरोनेट जो है सिस्टम किससे संबंधित है? तो ईरोनेट सिस्टम जो है एनरोलमेंट जो है मतदाता का, उससे संबंधित है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया है, जो मैपिंग करती है, मतदाता पंजीकरण करती है और चुनाव रोल प्रबंधन करती है। इसकी विशेषता हम लोग देखते हैं। यह एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी कि सभी मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को एक ही प्रणाली में समाहित करता है। रियल टाइम डेटा प्रबंधन इसके तहत होता है। मतदाता रिकॉर्ड का वास्तविक समय पर अद्यतन और सत्यापन सुनिश्चित करता है। दोहराव हटाने की प्रणाली है इसमें। आधार और AI बेस्ड जो सिस्टम है, ये मिलान कर डुप्लीकेट प्रविष्टियों को रोकता है। इसके के तहत ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण होता है। डिजी लॉकर के साथ इसका एकीकरण है। डिजी लॉकर के माध्यम से दस्तावेज सत्यापन को आसान बनाया गया। इसके तहत GIS मैपिंग भी इसके तहत की जाती है। भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से मतदान केंद्र को मैप किया जाता है। इसके तहत सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था है। डेटा सुरक्षित रहती है और अनधिकृत पहुंच को रोकता है। ईरोनेट 2.0 के लाभ क्या है? ये सटीकता में सुधार करेगा, ये प्रक्रिया को फास्ट करेगा, एकीकरण को तेज करेगा, बेहतर चुनावी योजना का जो है प्रबंधन होगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रभावी मतदाता सूची प्रबंधन में मदद करेगा और इससे सुरक्षा में वृद्धि होगी, जिससे फर्जी पंजीकरण, अनाधिकृत परिवर्तन जो है रोका जा सकता है। इस प्रकार जो है ईरोनेट भारत में चुनावी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो सटीकता, पारदर्शिता, दक्षता सुनिश्चित करता है। AI आधार एकीकरण और GIS मैपिंग के माध्यम से यह संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया को उन्नत बनाता है। यह मतदाताओं और चुनावी अधिकारियों को सशक्त बनाता है, जिससे चुनाव अधिक सुरक्षित और सुगम हो सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। यह एक स्वायत्त प्राधिकरण है, जिसका जो एक संवैधानिक प्राधिकरण भी है, जो अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित होता है। अतः यह एक संवैधानिक प्राधिकरण है। यह चुनावों का प्रशासन करती है। भारत में स्वतंत्रता, निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने में मदद करती है। विशेषकर यह जो है संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन का क्या करती है? मैनेजमेंट करती है। संवैधानिक प्रावधान देख लीजिए। अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। यह स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। इसके तहत जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और जो टेन्योर होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। और इसका जो पेंशन रिमूवल प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान प्रक्रिया होता है।
कंपोजिशन देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन जो है 1950 से 1989 तक जो है एकल निकाय था, बाद में इसे जो है शामिल किया गया, 2 चुनाव आयुक्त को शामिल किया गया। इस प्रकार ये 3 सदस्यीय निकाय हो गया। इसकी जो भारत में राष्ट्रपति और द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, जिसमें कि अभी संशोधन किया गया है। इसकी शक्ति देख लीजिए। इसकी अभी जो नियुक्ति का प्रावधान है इसमें मैं थोड़ा सा कर दूं। प्राइम मिनिस्टर, विपक्ष के नेता LOP और एक जो मंत्री होते हैं मिनिस्टर, इनके माध्यम से, प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से किया जाता है अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो जो कमिश्नर है और जो ज्वाइंट अदर इलेक्शन कमिश्नर है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति होती है ये प्राइम मिनिस्टर, LOP और एक मिनिस्टर के माध्यम से किया जाता है। इसका जो विवाद है, हमने विवाद के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं पहले भी की है, वो आप पीछे जा करके देख सकते हैं। शक्तियों और कार्य की बात करें तो ये चुनाव कराता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव। आचार संहिता लागू करता है ताकि जो है राजनीतिक दल और उम्मीदवार को नैतिक आचरण के अंतर्गत लाया जा सके। ये राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है, मतदाता सूची का प्रबंधन करता है, मतदाता सूची तैयार करता है, उसे नियमित रूप से अपडेट करता है। जो कोई डेथ हो जाता है उसको हटा दिया जाता है और जो नए लोग होते हैं उनको इंक्लूड कर दिया जाता है। मतदाता जागरूकता एवं भागीदारी, इसके तहत जो है मतदाता एडुकेशन के प्रोग्राम किए जाते हैं ताकि मतदाता अपने जिनको वो मत देने वाले उनके विषय में भी जान सके और मतदान कितना इम्पोर्टेंट है ये भी जान सकें, किस तरीके से मतदान करना चाहिए वो भी समझ सकें। चुनावी विवादों का समाधान भी करती है और प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है जरूरत पड़ने पर, जो भी जैसे EVM, VVPAT, डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे इरोनेट 2.0, NVSP जैसे प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करती है। चुनौतियाँ क्या है? धन और बाहुबल का दुरुपयोग, फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया द्वारा प्रसार, शहरी क्षेत्रों में कम मतदान होना, चुनावी बॉन्ड विवाद, चुनावी सुधार की आवश्यकता इसके तहत चुनौतियाँ बनी हुई है। क्या करना चाहिए? चुनावी खर्च को नियंत्रित करने के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषण किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता को कानूनी रूप से मजबूत बनाना चाहिए। मतदाता जागरूकता को बढ़ाने के लिए अधिक अभियान चलाना चाहिए और चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर जो है सख्त नियमन करने की जरूरत है। भारत निर्वाचन आयोग जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि नई चुनौतियों से निपटने के लिए चुनावी सुधार आवश्यक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्वायत्त और मजबूत बनाने के लिए डिजिटल सुधार लागू करने चाहिए और पारदर्शिता को भी और बढ़ाने की जरूरत है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो पेज नंबर 1 से ही है। प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट जो है पहली बार लॉन्च गया है, पहुंचा है कहाँ? मून पे, चंद्रमा पे। इस संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं। जो फायरफ्लाई एरोस्पेस का जो ब्लू घोस्ट मिशन 1 है वो मारे क्रिसियस में मॉन्स्ट लॉर्टे के पास सफलतापूर्वक उतरा है, जो दूसरा निजी चंद्रमा लैंडिंग मिशन बना। यह पहला निजी लैंडर है जो सीधा खड़ा रहा है, जबकि पहले जो निजी मिशन जो है टकराने के बाद गिर जाते थे। यह हिप्पोपोटामस के आकार का लैंडर है जो 15 जनवरी को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। ब्लू घोस्ट में जो चंद्री पट्टी विश्लेषक और विकिरण सहनशील कंप्यूटर सहित 10 वैज्ञानिक उपकरण लगाया गया है। यह मिशन नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का हिस्सा है जो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर वापस भेजने की योजना बना रहा है। तो फायरफ्लाई स्पेस एरोस्पेस का ब्लू घोस्ट मिशन देख लीजिए। ये मिशन जो है फायरफ्लाई एरोस्पेस के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। नासा के CLPS मिशन है ये। इसका मतलब है CLPS का मतलब है कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस। इसमें जो है पेलोड सर्विस की डिलीवरी चंद्रमा पे की गई है। इंस्ट्रूमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स डिलीवर टू द मून। तो ये CLPS योजना है। इसका फुल फॉर्म आप पुनः देख लीजिए, कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस प्रोग्राम है ये। और इसका जो काम है चंद्रमा का जो है अन्वेषण करना
और उसके लिए उपकरणों और प्रयोगों को चंद्रमा की सतह पर भेजने का लक्ष्य ये मिशन रखता है। इसका थोड़ा विवरण फिर से देख लीजिए। तो ये फायरफ्लाई एरोस्पेस है, ब्लू घोस्ट मिशन नासा के CLPS यानी कि कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस के अंतर्गत आता है। ये जो है लैंडर है, इसके तहत ब्लू घोस्ट लूनर लैंडर है। मून मैरी क्रीशियम रीजन के जो क्षेत्र है वहाँ पे इसको पहुँचा है। इसे 2025 में लॉन्च किया गया है, जनवरी में, जो भी आपने देखा है 15 जनवरी को। स्पेस एक्स फाल्कन 9 के माध्यम से भेजा गया है और 10+ नासा के वैज्ञानिक उपकरण और वाणिज्यिक पेलोड इसके तहत शामिल है। पेज नंबर 3 पे हमारा अगला टॉपिक है, रिसर्च टीम ने डिस्कवर किया है 2 मोर स्पीसीज ऑफ जंपिंग स्पाइडर। कहाँ पे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला के अंतर्गत, यानी पश्चिमी घाट के अंतर्गत 2 नए प्रजाति जो जंपिंग स्पाइडर हैं उसकी खोज की गई है। तो एपिडेलिक्सिया, दोनों एपिडेलिक्सिया ही प्रजाति हैं। इसका हम लोग थोड़ा सा विवरण यहाँ पे देखते हैं। तो नई मकड़ी की खोज केरल में जो की गई है वो देख लीजिए। शोधकर्ता केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ता हैं। प्रजाति का नाम एपिडेलिक्सिया फ्लेसिफॉर्मिस और एपिडेलिक्सिया पॉलिस्ट्रिस। वंश एपिडेलिक्सिया है। भारत में पहली बार इसको रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादातर ये श्रीलंका में पाए जाते हैं और स्थान जो है सेंदुरुंगी वन्यजीव अभयारण्य। एपिडेलिक्सिया जो फॉल्सीफॉर्मिस है, ये जो है भूरे रंग के कवच और पीले भूरे रंग की पट्टी होती है, जबकि एपिडेलिक्सिया जो है पॉलुस्ट्रिस, इसके शरीर में हल्के भूरे रंग की पट्टी पाई जाती है। दोनों प्रजाति की मादाओं के शरीर के अगले भाग में पीले त्रिकोणीय चिन्ह और आंखों के चारों ओर सफेद बाल होते हैं। ये चित्र देख लीजिए, आंखों के साथ सफेद बाल, ये पीली पट्टी, ये पाए जा रहे हैं दोनों के अंतर्गत। सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य को देखें तो ये केरल में स्थित है। इसका नाम सेंदुरनी इसीलिए रखा गया क्योंकि इसके बीचों बीच सेंदुरनी नदी बहती है और ये अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व का जो है पार्ट है। विवरण देख लीजिए। तो ये कोल्लम जिला केरल में है। 1984 में इसे मान्यता प्रदान की गई थी और ये अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। सेंदुरनी नदी कोल्लम अक्टूबर से मार्च जो है विजिट का टाइम इसके अंतर्गत रहता है। पेज नंबर 4 पे हम अगला टॉपिक देखते हैं, इंडिया मस्ट टेल US टैरिफ कंप्लाई विथ ट्रेड रूल्स। तो GTRI का कहना है कि इंडिया का जो टैरिफ है वो वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से ही है। तो इस संदर्भ में हम लोग देखेंगे GTRI के बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे, क्या है, इसका कार्य क्या है और अन्य जो अगर सूचनाएं होती हैं इससे संबंधित वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो GTRI है, उन्होंने कहा है कि भारत के शुल्क विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप है। भारत का आयात शुल्क WTO नियमों के अनुसार है और सरकार को इसे अमेरिका को स्पष्ट करना चाहिए। अमेरिका जो है लगातार भारत पर शुल्क घटाने, सरकारी खरीद खोलने, सब्सिडी, कृषि सब्सिडी कम करने और पेटेंट सुरक्षा में ढील देने का दबाव बना रही है। GTRI ने बताया है कि विकसित देशों ने विकासशील देशों को उच्च शुल्क बनाए रखने की अनुमति दी थी, बदले में ट्रिप्स, सेवाओं और कृषि से जुड़े समझौतों पर सहमति ली थी। भारत के शुल्क जो है 1995 में WTO समझौते के तहत तय किए गए थे और ये पूरी तरीके से कानूनी और वैध है। इस संदर्भ में वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल जो GTRI है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, इसको अगर हम समझें तो ये एक अनुसंधान संगठन है जो एक स्वतंत्र अध्ययन करती है व्यापार से विषय में। ये जो है वैश्विक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवृत्तियों का विश्लेषण करती है, आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करती है और नीतिगत मामलों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। डिटेल्स देख लीजिए इसका। तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव है ये, यानी कि अनुसंधान पहल अनुसंधान करती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, आर्थिक नीति, भू राजनीति पर यह ध्यान केंद्रित करती है। यह स्वतंत्र अनुसंधान संगठन है।
व्यापार नीति समीक्षा, WTO विश्लेषण, मुक्त व्यापार समझौता प्रभाव रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करती है। ये सरकारों, व्यवसाय, शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से चलती है। इसका प्रमुख कार्य जो है व्यापार नीति विश्लेषण, जिसकी हमने चर्चा की ऑलरेडी, व्यापार समझौता टैरिफ के प्रभावों का अध्ययन करती है, वैश्विक व्यापार की निगरानी करती है जहाँ की व्यापार प्रवाह, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, वैश्विक बाजार प्रवृत्ति पर यह नजर रखती है। मुक्त व्यापार समझौते का ये अध्ययन करती है, WTO विवादों का मूल्यांकन करती है, आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक अनुसंधान और रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, मुद्रास्फीति, GDP प्रवृत्ति, औद्योगिक नीतियों पर रिपोर्ट प्रकाशित करती है। साथ ही साथ भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए रणनीतिक जो है सुझाव भी देता है। इसका महत्व नीति निर्माताओं को व्यापार नीतियों पर सूचित निर्णय लेने में सहायता करता है, बाजार के अवसरों और जोखिमों का विश्लेषण कर व्यवसायों को समर्थन देता है, वैश्विक व्यापार वार्ताओं में भारत की स्थिति को मजबूत करता है, जटिल वैश्विक आर्थिक प्रवृत्तियों पर स्पष्टता प्रदान करता है। इस प्रकार जो है GTRI एक महत्वपूर्ण अनुसंधान संगठन है जो सरकार, व्यापार और शिक्षाविदों को वैश्विक व्यापार की गतिशीलता को बढ़ाने में मदद करता है। इसका अनुसंधान और विश्लेषण भारत की व्यापार नीतियों और आर्थिक रणनीतियों को आकार देने में योगदान देता है। बदलते वैश्विक परिदृश्य के साथ GTRI की भूमिका में और भी महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है। अगला हमारा पेज नंबर 4 से ही रिलेटेड है। कोर्ट ने ऑर्डर किया है FIR अगेंस्ट एक्स चीफ जो सेबी की माधवी बुच, उसके संबंध में। तो इस संदर्भ में हम पहले थोड़ा सा न्यूज़ का डिटेल्स देखेंगे, फिर हम सेबी के बारे में चर्चा करेंगे कि सेबी क्या है, इसका कार्य क्या है और इसकी क्या क्या इश्यूज है। मुंबई के विशेष अदालत ने पूर्व सेबी प्रमुख माधवी बुच और 5 अन्य के खिलाफ जो है कथित स्टॉक मार्केट घोटाले और नियामक उल्लंघन के लिए FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला 1994 में BSE पर जो कैंसल रिफाइनरी कोल्स रिफाइनरी लिमिटेड की कथित धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ मामला है। अदालत ने प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर नियामकीय चूक और मिलीभगत के संकेत दिए हैं, जिससे निष्पक्ष जांच की आवश्यकता बताई गई है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड के संबंध में हम लोग बात करें तो ये क्या कार्य करती है। ये भारत में प्रतिभूति बाजार का नियामक प्राधिकरण है। यह निवेशकों के हित की रक्षा, बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने और प्रतिभूति व्यापार को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया था। सेबी यह सुनिश्चित करती है कि शेयर बाजार निष्पक्ष और प्रभावी रूप से संचालित हो सके। यहाँ इसकी डिटेल दी गई है। सेबी की भूमिका क्या है, निवेशकों की सुरक्षा, पारदर्शिता में वृद्धि और बाजार विनियमन। तो सिक्योरिटी जो सेबी के बारे में बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका नाम है। यह 1988 में गैर सांवैधिक निकाय के रूप में स्थापित था और 1992 में सांवैधिक निकाय यानी एक्ट इसके अंतर्गत आ गया। सेबी अधिनियम 1992 एक्ट के अंतर्गत ये आ गया। स्थापना जो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र है। माधवी बुच 2024 तक रही हैं और वित्त मंत्रालय भारत सरकार के प्रभार के अंतर्गत ये कार्य करता है। इसका उद्देश्य देखें तो निवेशक की सुरक्षा, बाजार नियमन, निष्पक्ष व्यापार प्रथाएं, पूंजी बाजार का विकास और नीतिगत निर्णय निर्माण ये करती है। सेबी के कार्य, नियामकी के कार्य है ये शेयर बाजार और डिपॉजिटरी को नियंत्रित करती है। म्यूचुअल फंड और विदेशी निवेशक जो होते हैं संस्थागत निवेशक, उसकी निगरानी करती है। संरक्षण करती है ये धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाती है। छोटे निवेशकों को शोषण से बचाती है। विकासात्मक कार्य भी है, वित्तीय साक्षरता और जागरूकता को बढ़ावा देना, शेयर बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। शेयर बाजार में सेबी की भूमिका IPO को नियंत्रित करता है, स्टॉक दलाली और निवेश सलाहकारों की निगरानी करता है, म्यूचुअल फंड और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की निगरानी करता है, इनसाइडर ट्रेडिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई करता है। सेबी की हालिया पहलों को अगर देखें तो तेजी से लेन देन निपटान के लिए T+1 सेटलमेंट चक्र लागू किया गया था। क्रिप्टो करेंसी पर विनियमन के लिए RBI के साथ कार्य कर रहा है। पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक अनुपालन को मजबूत कर रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ावा दे रहा है। चुनौतियां, शेयर बाजार में अस्थिरता, क्रिप्टो और डिजिटल प्रतिभूतियों का विनियमन,
इनसाइडर ट्रेडिंग और घोटाले को रोकना, वित्तीय उत्पादों को में पारदर्शिता सुनिश्चित करना इसकी चुनौतियां बनी हुई हैं। तो इस प्रकार जो है सेबी भारत के प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता, निष्पक्षता और दक्षता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह निवेशकों की रक्षा करता है, शेयर बाजार को नियंत्रित करता है और बाजार विकास को बढ़ावा देता है। जैसे जैसे वित्तीय बाजार विकसित होते हैं, सेबी को डिजिटल वित्त और नए निवेश रुझानों में बदलाव के अनुसार अनुकूलित होने की आवश्यकता है। अब हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं प्रीलिम्स के। तो सबसे पहले हम 2017 में जो हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। भारत का चुनाव आयोग एक 5 सदस्यीय निकाय है, ये गलत है, 3 सदस्यीय निकाय है। केंद्रीय गृह मंत्रालय सामान्य चुनाव, उपचुनाव के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, बिल्कुल गलत है। पहला और दूसरा गलत हो गया, तो हमारे पास बचता है 3। चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय से संबंधित विवादों को हल करता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन गलत क्यों है इसके तहत? तो भारत का चुनाव आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ 2 चुनाव आयुक्त भी होते हैं, ये 5 सदस्य नहीं है। दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि भारत का चुनाव आयोग न कि गृह मंत्रालय सामान्य चुनाव उपचुनावों का कार्यक्रम तय करता है। गृह मंत्रालय चुनावों के दौरान लॉजिस्टिक और सुरक्षा सहायता प्रदान करता है। कथन 3 सही है कि भारत में जो चुनाव आयोग है चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय से संबंधित विवादों को हल करने की शक्ति रखता है। बाकी डिटेल्स हमने ऑलरेडी नोट्स में दे दिए हैं। आप हमारे नोट्स यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ करके ले सकते हैं। इरोनेट के विषय में आपको विचार करने हैं। यह गृह मंत्रालय द्वारा मतदाता पंजीकरण के लिए विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म, गृह मंत्रालय द्वारा नहीं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा है। तो पहला स्टेटमेंट अगर गलत हो गया तो सेकेंड थर्ड सही हो जाता है। यह आधार और AI आधारित मिलान के माध्यम से डुप्लीकेट मतदाता प्रविष्टियों को समाप्त करने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। यह दस्तावेज सत्यापन को सुगम बनाने के लिए डिजी लॉकर को साथ एकीकृत है, ये भी सही है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि इरोनेट को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित किया गया है, न कि गृह मंत्रालय के द्वारा। बाकी डिटेल्स आप स्टडी करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लू घोस्ट मिशन किससे संबंधित है? मार्स से, चंद्र से, अंतरिक्ष पर्यटन से या क्षुद्र ग्रह खनन से? तो ये चंद्र अन्वेषण से संबंधित है। जो ब्लू घोस्ट मिशन है लूनर एक्सप्लोरेशन है, यानी कि चंद्रमा से चंद्र अन्वेषण से संबंधित है, जिसे नासा के CLPS कार्यक्रम के तहत चुना गया है। इसका उद्देश्य जो है ब्लू घोस्ट लैंडर के माध्यम से चंद्रमा के क्रीसियस क्षेत्र, मारे क्रीसियस क्षेत्र में वैज्ञानिक उपकरण और वाणिज्यिक पेलोड पहुंचाना था इसका कार्य, जो कि संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एपिडेलेक्सिया फैल्सीफोर्मिस और एपिडेलेक्सिया पोलुस्ट्रिस जो पाए गए हैं ये किस जीव समूह से संबंधित है? उभयचर, पक्षी, मकड़ी, सरीसृप। तो ये मकड़ी से संबंधित है, जिसका डिटेल्स हमने ऑलरेडी दे दिया है। और ये एक चीज़ महत्वपूर्ण है, ये पहली बार भारत में दर्ज किया गया है और सेंदुरुनी वन्यजीव अभयारण्य केरल में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत हो सकती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, GTRI से संबंधित वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल, इसका प्राथमिक फोकस क्या है? अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक नीति, जलवायु परिवर्तन, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो ये B है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमी पॉलिसी जो है इसका मुख्य कार्य है। तो ये एक स्वतंत्र अनुसंधान संगठन है जिसका ध्यान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, आर्थिक नीतियों और भू राजनीति पर केंद्रित रहता है। यह व्यापार नीति समीक्षा, WTO विश्लेषण और मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावों का विस्तृत रिपोर्ट तैयार करती है। और ये जो है सरकारों, व्यवसायियों, शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर शोध करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है सेबी के संबंध में। सेबी की स्थापना 1988 में हुई और 1992 में वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हुई, सही है। सेबी भारत के प्रतिभूति बाजार और बैंकिंग दोनों क्षेत्र को नियंत्रित नहीं करता। बैंकिंग क्षेत्र के लिए RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेकेंड ऑप्शन अगर गलत हो जाता है तो हम देखें तो पहला सही, थर्ड हम पढ़ते हैं। सेबी निवेशकों की सुरक्षा, बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और प्रतिभूति व्यापार को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है, सही। तो ये थर्ड भी सही है, 1 और 3 हमारा सही ऑप्शन
हो जाएगा। सेकंड गलत क्यों है? सेकंड गलत इसलिए क्योंकि सेबी केवल प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करती है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक जो है बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करता है। डिटेल्स आप स्टडी कर लेंगे इसके तहत। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही टॉपिक है। आपको पसंद आया इनिशिएटिव्स तो लाइक किए, अपने मित्र को शेयर करें। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ये डिटेल्स पर डे मिलता रहे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।